हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज जो है मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने साझा करने वाला हूं जो कि रिलेटेड है जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन 2024 का लोकसभा का जो चुनाव अभी कंप्लीट हुआ है उस मुद्दे में हम लोग बात करेंगे। तो उस लोकसभा जो इलेक्शन हुआ है हाल फिलहाल में, उससे बनने वाले जो आपके स्टैटिक जीके होंगे और जो करंट के क्वेश्चन जो बनेंगे, इस बार इलेक्शन जो क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। और उम्मीद यही करेंगे कि जो है इससे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और मैं क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट मैंने स्टैटिक जीके मतलब इलेक्शंस को लेकर के, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में क्या है, जो है संसद किसमें है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सब चीज को जो है स्टैटिक जीके के रूप में उसे कंप्लीट किया हूँ। साथ साथ करंट अफेयर के रूप में भी जो क्वेश्चन बन सकेगा उसको भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद हमारी इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम कैबिनेट में कुल कितने मिनिस्टर हुए हैं, स्वतंत्र प्रभार कितने मंत्री हुए हैं, कौन से राज्य मंत्री हुए हैं, सभी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करें। उसके साथ साथ हमको इस वीडियो में क्या क्या देखना है कि 18वें लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम हुए हैं, कौन कहाँ की सीटें से जीता है, मतदान प्रतिशत क्या रहा है, कितनी सीटें मिली, किसको कौन सी सीटें मिली, नया रिकॉर्ड्स क्या बना इस बार के इलेक्शन में, जिसमें इंडिया जो गठबंधन है उसके बारे में पढ़ेंगे, एनडीए गठबंधन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, वोटिंग शेयर किसका कितना परसेंटेज रहा वो हम देखेंगे, फिर लोकसभा क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, अब हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे है लोकसभा के बारे में, संसद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, चलिए। तो सबसे पहले संसद पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। तो संसद जो है हमारे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 79 में है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो संसद हमारा किस आर्टिकल में है, 79 आर्टिकल में। संसद में जो है क्या होते हैं आपके, राज्यसभा आती है, लोकसभा आते हैं और क्या आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ राज्यसभा किस आर्टिकल में है, इसे कौन सदन कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज्यादा हमको फोकस किस पर रहेगा, हमारा लोकसभा पे रहेगा। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 80 में है राज्यसभा। और इसको जो है उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। उस तरह इसको राज्यों का परिषद कहा जाता है, राज्यों का काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्यों का परिषद कहा जाता है। और लोकसभा की बात कर लिए, लोकसभा आपका आर्टिकल नंबर 81 में है, आर्टिकल 81 में है आपका। उसे इसे निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है किसको, लोकसभा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है। लोअर हाउस जो है लोकसभा होता है, अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा होता है। इसको लोगों का सदन कहा जाता है, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाएगा, लोकसभा कहा जाएगा। लोगों का सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा इसलिए लोगों का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व कर, मतलब जनता इलेक्ट वोट करती है और अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। तो इसमें जनता का मेन रोल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए इसका एक ट्रिक होता है, सरला सरला शिक्षा से क्या हो जाएगा, संसद जो 79 आर्टिकल में है, रस हो जाएगा राज्यसभा जो आर्टिकल नंबर 80 में है, और लास्ट से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा किसमें है, आर्टिकल नंबर 81 में है। इससे जो है आप इसको याद रख सकते हैं। इतना बात समझ में आई आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है तो अनुच्छेद 81 में क्या है, अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा का गठन है और उनकी संरचना के बारे में दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा लोकसभा का संरचना और गठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 81 में है। इसमें कुल अधिकतम कितने जो है मेंबर रह सकते हैं लोकसभा में, कुल 552। पहले था 552, कितने रह सकते, 552। राज्यों से कितने चुने जाते थे, 530, अधिकतम 530 जो है राज्यों से चुने जाते थे। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाएगा तो उससे कुल मैक्सिमम 20 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी से चुने जाते थे, और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जो कि अभी एंग्लो इंडियन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इनको हटा दिया गया है। यहाँ पे मैंने नोट के रूप में जो है लिख भी दिया है कि वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, याद रखिएगा समय 2019 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन का जो आरक्षित सीट था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से बनने वाले कौन कौन से प्रश्न होंगे कि लोकसभा गठन और संरचना किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 81। अधिकतम मेंबर कितने थे, 552। राज्यों से कुल कितने चुने जाते थे,
530। केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाते थे? मैक्सिमम 20। एंग्लो इंडियन, जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 104वें संविधान संशोधन के तहत आ गया। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इनसे बनने वाले प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर महिलाओं का लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण क्या था, कितने सीटें थी महिलाओं की, इसके बारे में चर्चा कर लिया था। ये सीटिंग प्लान दिया गया है, एक ऐसी सीटें रहती हैं, ऐसे सीटों का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, देखे भी होंगे आप लोग कभी अगर टीवी वगैरह में। तो लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण जो फार्मूला था 1/3 जो है रिजर्वेशन के बाद महिला के लिए आरक्षित सीटें कितनी थी? 181। तो एक आपको जानते हैं 1/33% जो है आरक्षण दिया गया, 1/3 जो दिया गया है रिजर्वेशन, उसमें 500 जो टोटल 543 सीटें हैं, उनमें से जो है 181 सीटें किसके आरक्षित किया गया? महिलाओं के लिए किया गया है। अगर वही बात की जाए SC/ST महिलाओं के लिए, तो SC/ST महिलाओं में आरक्षण को छोड़ करके कुल कितनी सीटें हैं? 87 सीटें हैं। ठीक है, और अगर SC/ST महिला के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 44 सीटें हैं। और महिला आरक्षण जो अन्य में महिलाएं आएंगी उनके लिए कितनी सीटें हैं? 137 सीटें। इन्हीं दोनों को आप जोड़ देंगे तो 181 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। SC/ST में महिलाओं को कुल 44 सीटें हैं और महिला और अन्य जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 सीटें हैं, और दोनों को आप जोड़ देंगे तो 181 सीटें जो है टोटल महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कुल महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो आप बताएंगे 181 सीटें हैं। अगर परसेंटेज पूछेगा 33% कहेंगे, फ्रैक्शन पूछेगा 1/3 रिजर्वेशन है आपका। ठीक है, अगर वर्तमान में सदस्य चुने जाते हैं तो आप जानते हैं वर्तमान अभी जो हमने 552 जो बताया था वो पुराना था। ठीक है, अभी टोटल कितने सीटों पर इलेक्शन हो रहा है? 543 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। कितने हो रहा है? 543 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। वर्तमान में 524 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 524 सदस्य। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 19 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो 524 19 543 जो है सीटें जो होंगे, टोटल 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। इस बात को आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 543 सीटें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, इसका PDF लेना चाहते हो तो आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां पर न्यूज़पेपर कटिंग जो भी एग्जाम के रिलेटेड रहते हैं मैं उसको भी डालता रहता हूँ। कोई एग्जाम का नोटिस आता है उसको भी मैं देता रहता हूँ। उसके बाद कोई भी एग्जाम रहेगा तो उसका भी PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि संसद जो अब हम देख लेते हैं कि कुल यूनियन टेरिटरी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो जो है दिल्ली की बात की जाए कुल टोटल 7 सीटें हैं। दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। ठीक है, पुदुचेरी या पौंडुचेरी में कितना है? 1 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कुल कितना है? 5 है। इंपॉर्टेंट आपका ये है, आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, और दिल्ली का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार में सिर्फ 1 सीटें हैं। चंडीगढ़ में भी सिर्फ 1 सीटें हैं। और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव दोनों को मिला दिया गया, एक साथ कर दिया गया, इसमें भी सिर्फ कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। लद्दाख में जो है सिर्फ 1 सीटें हैं। और जो है अंतिम जो अवस्था है लक्षद्वीप में सिर्फ कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट दिल्ली और क्या बनता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर बनता है। दमन दीव में 2 है, दमन 1 हो गया, दीव का भी 1 हो गया, 1-1, बाकी 1-1 सभी में है। आपको 2 वाला 1 याद करना, दमन और दीव, दमन 1 दीव दोनों को जोड़ा गया है, उससे 2 सीट हो गया, बाकी सब में 1 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर का 5 याद कर लीजिए, दिल्ली का जो है 5 याद कर लीजिए, बस आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर बनता है आपका कि यूपी में कुल सबसे ज्यादा अगर पूछे लोकसभा की सीटें कहाँ है तो अपने यूपी में है, कुल कितनी सीटें जो है 80 सीटें हैं। यूपी के बाद लोकसभा में सबसे ज्यादा अधिक सीटें किस में है? तो महाराष्ट्र में है, कुल कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कुल कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। बिहार में कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। और तमिलनाडु में कुल कितनी सीटें हैं? 39 सीट। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप जो है ऐसे दे देगा, कहेगा कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लगाइए। जब आपको सीटों की संख्या पता रहेगा तभी आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो बिहार यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। ये 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप जो है याद रखें। तो आगे देख लेते हैं जनरल इलेक्शन 2024 टू इलेक्ट 18th लोकसभा। तो ये पूरा भारत का अपना प्यारा जो है भारत का मैप है। इसमें जो है आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो 17वीं लोकसभा ये जो है
कौन से नंबर की लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो 18वीं नंबर की लोकसभा हुई है, इलेक्शन हुआ है, और 17वीं नंबर की लोकसभा जो है हमारा समाप्त हुआ है। 17वीं जो लोकसभा है वो कब खत्म हुआ है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, 16 जून 2024 को क्या हुआ, खत्म हुआ है। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा क्या हुई, खत्म हुई है। ठीक है, और इस बार टोटल कितने सीट पर इलेक्शन हुआ है, तो 543 सीट पर इलेक्शन हुआ है, जिसमें जनरल सीटें कितने थे, 412। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपका, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए कॉपी में कि जनरल की सीटें जो है कितनी है, 412। एससी की 84 सीटें हैं, और एसटी की कितनी सीटें हैं आपकी, 47 सीटें हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए बन जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, कि आर्टिकल 83 मेन है। अच्छा, एक बार आप हमको रिकॉल करिए, 79 और 80 और 81 में हमने क्या पढ़ा, 79 में जो है संसद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और 80 में जो है राज्यसभा के बारे में पढ़ा, और 81 में किसके बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा। इतना चीज तो आप रिकॉल कर ही सकते हैं। आगे यहाँ आर्टिकल नंबर 83 है। आर्टिकल नंबर 83 में जो है क्या कहता है कि लोकसभा का जो चुनाव है हर 5 साल में जो है एक बार होना चाहिए। तो अगर जो हर लोकसभा का जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होना चाहिए, या किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल नंबर 83 में रखा गया। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो इलेक्शन होगा वो गुप्त मतलब ऐसे किसी को जो है प्रत्यक्ष रूप से तो होगा ही, लेकिन गुप्त मतदान होगा। आदमी जो स्वतंत्र है कहाँ उसको वोट डालना है, और 18 साल जो 18 वर्ष है, 18 साल की जो उम्र होती है उसके आधार पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगला पॉइंट बनता है वयस्क मताधिकार की पहले उम्र 21 वर्ष थी। ठीक है, पहले अगर देखा जाए वोट देने की उम्र 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 1989 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस उम्र को हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट तीसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनती है कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है उम्र जो वोट देने की 21 साल थी उसे घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं हम लोग कि 2024 में, जस्ट 1 मिनट, कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग जो है जो भारत की जो जनसंख्या है वो कितना है, 1.4 अरब जो है पूरी टोटल जो है पॉपुलेशन है भारत की, जिसमें से 968 मिलियन लोग, या आप अगर करोड़ में कहेंगे तो 96.8 करोड़, ये डेटा याद रखिएगा, लोग वोट देने के लिए योग्य थे। जो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 70% है। मतलब टोटल जो है जनसंख्या जो है कितना है, 140 करोड़ है, 1.4 अरब है। अगर वोटर कितने हैं तो आप बताएंगे 968 मिलियन, 96.8 करोड़, जो कुल जनसंख्या का कितना है, 70% है। अब इनमें से कितने लोगों ने वोट दिया, मतलब मतदान में भाग लिया, 64.2 करोड़, लगभग 642 मिलियन मतदाताओं ने अपना जो है इस इलेक्शन में जो है भाग लिया, जिसमें से 31.2 करोड़ जो लगभग 312 मिलियन महिलाएं थी। मतलब 642 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें से 312 मिलियन क्या थी, महिलाएं थी। ये डेटा याद रखिएगा। यह महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी वाला चुनाव रहा। अब तक सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस बार ही जो है वोटिंग की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए थे। 10 साल बाद देश में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला इस बार जो है। इसके पहले भी जो है जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें जो है पूर्ण बहुमत बनी थी सरकार। इसके पहले 2014 में भी पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, लेकिन 10 साल के बाद इस बार जो सरकार बनी है वो पूर्ण बहुमत नहीं बनी है। इसमें एनडीए को बहुमत मिल गया है, जिसमें भाजपा बहुमत से क्या हो गया, चूक गया। मतलब भाजपा पिछले 10 साल से लगातार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाया। उसका जो गठबंधन था, उनके गठबंधन का नाम एनडीए था। एनडीए का गठबंधन जो है से सरकार बना पाई है। बीजेपी एक बार फिर से जो है देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में कुल 240 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस को 99 सीटें पर जो है सिमट गई। अगर बीजेपी और कांग्रेस क्योंकि दो ही बड़े राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं, 240 बीजेपी को मिला, 99 सीट किसको मिला, सिर्फ
जो है कांग्रेस को मिला है। अगला पॉइंट बनता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसने कुल जो है 80 सीटें हैं। आप जानते हैं लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 है, 80 सीटें स्टार्टिंग में बताया था। इसमें 37 सीटों पर जो है सपा को जीत मिली है, और वहीं पर 33 सीटें जो है किसको मिली है, भाजपा को मिली है। और यूपी कांग्रेस में जो है कांग्रेस की सीटें जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 सीटें। यूपी की 80 सीटों में 33 सीट बीजेपी, 37 सीट सपा और 6 सीटें सिर्फ किसको मिली है, कांग्रेस को मिली है। ठीक, चलिए आगे जो है यहाँ कुछ गठबंधन पे चर्चा कर लिया जाता है कि जो है 543 सीट्स इन द लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, 272 सीटें मेजोरिटी के लिए, मतलब पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। पूर्ण बहुमत के लिए कितना सीटें चाहिए, 272। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें की जरूरत होती है। ठीक है, अगर टोटल जो है वोट पड़ने का जो टर्नआउट है अगर उसको देखा जाए तो इस बार टोटल जो मतलब जितने भी वोटर थे, आपको बताया ना स्टार्टिंग में, इसके लास्ट वाली स्लाइड में बताया हमने, तो जितने भी टोटल वोटर थे उसके सिर्फ 66.33% ही वोट पड़ा है। मतलब टोटल 100% वोट नहीं पड़ा है, जितने वोटर थे उसका सिर्फ 66.33% वोटर जो वोट दिए हैं। और इस बार ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ इस बार पिछले साल की अपेक्षा डाउन हुआ है। 1.07% लोगों ने पिछले साल के कंपेयर में इस बार कम वोट किया है। ये आपके लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बनता है। ठीक है, अगर वहीं एनडीए गठबंधन की बात किया जाएगा, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसका जो है निर्माण कब किया गया था, 1998 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, बनाया गया था। बीजेपी और अन्य सहयोगी दल मिलकर के ये एनडीए जो अलायंस बनाए हैं उसका इन्होंने बनाया है। आगे एक जो इस बार जो है गठबंधन का जो एक नया अलायंस बना है इंडिया का है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे। इसका कब बनाया गया है, इसका निर्माण कब हुआ, 17 जुलाई 2023 को बनाया गया ये। इसमें कांग्रेस और उनके अन्य सहयोगी दल मिलकर के इसको जो है टोटल बनाए हैं। ठीक है, वहीं पर जो है भाजपा ये टोटल 543 सीटों पर जो है इस बार इलेक्शन हुआ था। 292 सीटें एनडीए गठबंधन को मिला है, 234 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिला है, और 17 अलग जो है जो अलग पार्टी के लोग खड़े थे, निर्दलीय आप कह सकते हैं, 17 उनको मिला है। ठीक है, बीजेपी फॉर्मिंग गवर्नमेंट विथ अलायंस, मतलब गठबंधन की सरकार से मिलकर के बीजेपी ने जो है क्या बनाया है, सरकार अपना बना लिया है। ठीक है, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए आगे, आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे जो है पार्टी वाइज कुछ रिजल्ट की बात कर लिया जाता है कि यहाँ पे कुछ पार्टी के नाम थे, उनकी सीटें कितनी निकली है उस पर चर्चा किया जाता है। पहला भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोला जाता है, उसकी 240 सीटें मिली है, 240 सीटों पर जो है बीजेपी जीती है। वहीं पर दूसरी जो पार्टी है नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आईएनसी बोला जाता है, कांग्रेस की पार्टी पंजाब वाला, उसको 99 सीटें मिली है। समाजवादी पार्टी साइकिल एसपी, उसको जो है कुल कितनी सीटें मिली है, यूपी में 37 सीटें मिली हैं। चलिए अगली जो पार्टी है डीएमके है, डीएमके को कुल 22 सीटें मिली हैं। अगला है आपका टीडीपी जो है तेलुगु देशम के नाम से, इसको कुल 16 सीटें मिली हैं। यही जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जो है कुल टोटल 16 सीटों पर जो है उन्होंने विजय हासिल किया है। अंतिम जो बनता है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जो है, ये आपकी बिहार की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी है, इसने कुल 12 सीटों पर निकाला। ये दो जो है मेजर फैक्टर बने बीजेपी की सरकार को जो है बनाने में, मतलब एनडीए की सरकार जो बनी है उसमें दो लोगों का बड़ा फैक्टर रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। कौन कौन, एक जो है ये तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू का, और दूसरा जो है नीतीश कुमार का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला यहीं पर अगर पार्टी वाइज वोट शेयर की बात कर लिया जाए तो जो है इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 21.2% वोट मिला है टोटल। बीजेपी को जो है 36.5% मिला है। एआईटीसी को टोटल वोट का 4.3% मिला है। अदर को 7.03% मिला है। एसपी को 4.58, इधर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये एसपी को मिला है, एसपी को। ठीक, वहीं सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, फिर अदर्स पार्टी को मिला, फिर एसपी को मिला, फिर लास्ट में किसको मिला, एआईटीसी को। ठीक है, जो
आगे जो है अगर टोटल कितने वोटर्स रहे हैं, कितने अभी पहली बार वोट किए हैं, कितनी महिलाओं ने वोट किया है, इन सब चीजों पर इस ग्राफ के माध्यम से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मेल वोटर कितने हैं। तो 49.7 करोड़, मतलब 49.7 करोड़ जो है मेल वोटर है इस समय प्रेजेंट इस बार के इलेक्शन में, और 47.1 करोड़ जो है क्या है, महिलाएं हैं। अगर वही बात किया जाए कि ऐसे कितने वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट किया, मतलब 18 से 19 साल के जो बीच में वोटर है, वो 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ लोग जो हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, जिनकी एज जो है 18 से 19 के बीच में रही। वहीं पर जो है पीडब्ल्यूडी जो है का मतलब विकलांग जो होंगे उनका वो उनके वोटर कितने हैं, 88.4 लाख लोग जो है क्या है, जो विकलांग है, हैंडीकैप है। 19.1 लाख जो है सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने वोट किया है। तो लगभग 2.18 मतलब 2.18 लाख जो है सेंटेनरियंस जो है उन्होंने वोट दिया है, और लगभग 19.74 करोड़ जो है यंग वोटर्स है, जो लगभग 20 से लेकर 29 साल, मतलब 20 साल से लेकर 29 साल के बीच के वोटर जो थे, लगभग 20 करोड़ आप मान सकते हैं अप्रोक्स है ये। और 48,000 जो है कितने ट्रांसजेंडर जो थे, लगभग 48,000 ट्रांसजेंडर लोगों ने वोट किया है। और इसमें 82 लाख जो थे जो एवं मतलब 85 साल के ऊपर के जो वोटर थे, वो लगभग कितने थे, 82 लाख थे। ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगर लोकसभा चुनाव इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, अगर उसके टैगलाइन की बात कर लिया जाएगा, तो उसका टैगलाइन क्या है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये इसका टैगलाइन है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बनता है, इसको जो है आप क्या याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि चैलेंजेस क्या है, तो मतलब इस बार का जो इलेक्शन हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन को चैलेंजेस क्या क्या फेस करना हुआ है। तो 4M जो है इनका चैलेंज था, 4M के नाम से इन्होंने दिया है। जो है एक मसल्स पावर, मतलब कुछ लोग बाहुबली टाइप के नेता होते हैं, तो उनसे लड़ने की इनकी चुनौती थी। फिर मनी की, कुछ लोग जो है वोट को खरीदने के लिए लोगों के बीच में पैसा वैसा बांटते हैं, ये भी चैलेंजेस था इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक, मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ लोग भ्रामक ऐसे अफवाहें फैला देते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के लिए क्या था, चुनौती था। और चौथा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब तमाम प्रकार के वायलेशन जो है, भ्रांतियां लोगों के बीच में फैला देना, ये 4 जो है 4M इन्होंने इसका नाम दिया। तो ये 4 जो चीजें थी, ये इलेक्शन कमीशन के लिए जो है क्या था, चैलेंज के रूप में था कि इसको कैसे निपटा जाए। हालांकि जो है इलेक्शन कमीशन ने खूब अच्छा चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अच्छे से बिना किसी तकलीफ, समस्या, परेशानी के इलेक्शन पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हाल लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ जैसे जो निर्वाचन आयोग, भाई इलेक्शन में जो भी इलेक्शन होते हैं उसको इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी क्या होता है, उसको इलेक्शन का चुनाव आयोग कहा जाता है। उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाता है कि संविधान, जस्ट 1 मिनट, कि संविधान में अनुच्छेद 324, इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की क्या जिम्मेदारी गई। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है चुनाव को संपन्न कराने। कौन सा आर्टिकल कहता है, 324 कहता है भारत का मुख्य चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग का क्या होगा, प्रमुख होता है। मतलब भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वही भारत का जो है चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका अवधि जो होता है, मतलब टेन्योर होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा उसी समय उनको, उसी हिसाब से उनको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। अगर वहीं बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाएगा, सुकुमार सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सुकुमार सेन। ठीक, चलिए आगे चर्चा पर चर्चा कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए चित्र बना है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिया गया राजीव कुमार का चित्र है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, और 2 जो है आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है, और दूसरे जो है निर्वाचन आयुक्त है वो सुखविंदर सिंह संधू है। याद रखिएगा कि इस समय जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी है,
और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक पहले निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है और दूसरे निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके, निर्वाचन आयुक्त जो है वो है आपके सुखविंदर सिंह संधू। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप चीजों को देख सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 1951-1952 के बीच में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये तो आपको रटा रटाया जानते होंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना, लोकसभा अगर चुनाव कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसकी जो है न्यूनतम आयु कितनी है, 25 साल होनी चाहिए। वोट देने का उम्र जो है 18 साल। ठीक, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 में मतदान की आयु की सीमा पहले 21 वर्ष थी, फिर उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ था कि वर्ष 1989 में जब इलेक्शन जो है संपन्न हुआ, 10वां आम चुनाव, उसमें 18 से 21 वर्ष के जो आपके वोटर्स थे उसमें लगभग 35.7 मिलियन, लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार ही क्या कर दिया था, मतदान में हिस्सा ले लिया था। मतलब काफी लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। जब 21 से जो है 18 कर दिया गया था, लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने जो है अचानक से जो है वोटर्स की संख्या बढ़ी थी उस समय। चलिए आगे अगर बात की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किया जाता है, बहुत अब लंबी वीडियो नहीं होगी, बस एक दो पॉइंट और बचा है कि सूरत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान एक व्यक्ति है मुकेश दलाल, ये निर्विरोध जो है सांसद चुने गए हैं। इनके खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ, इसीलिए इन्हें किसी भी मतदान की आवश्यकता के बिना ही सीधे निर्वाचित कर दिया गया। ये बीच में है, आपके बीच में, इनको जो है याद रखिएगा। ये चेहरा है आपका मुकेश दलाल जी का, जो सूरत से है, निर्विरोध जो है ये सांसद चुने गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और चर्चा करते हैं कि इंदौर लोकसभा सीट में इस बार काफी चर्चा में रहा। इसके पहले यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे एक अक्षय क्रांति बम नामक एक जो है आपके कांग्रेस से इनको मिला था, कांग्रेस से ये खड़े थे लेकिन बाद में पलटी मार गए और यह अपना नामांकन वापस लेकर के इन्होंने क्या कर लिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिससे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हो सका। और अब चुनाव के नतीजे में यह सीट नोटा को पड़े वोटों के चलते चर्चा में आई। नोटा जानते हैं, नोटा अगर आप बटन दबा देंगे तो आपको वोट किसी को नहीं जाएगा। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि इसमें जितने भी जो है खड़े हैं सांसद के पद के लिए, वो सभी जो है मतलब उस लायक ही नहीं है, इसलिए आपने किसी को वोट नहीं दिया। तो जब ये अक्षय क्रांति बम जो थे ये कांग्रेस से खड़े थे, बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर वहां पर नोटा पे वो वोट खूब ज्यादा पड़ा। हालांकि वो वहां से जीत तो गए ही है बीजेपी से, लेकिन नोटा वोट खूब पड़ा, लगभग 2 लाख के लगभग। अभी आप आगे बताएंगे आपको। अगला पॉइंट बनता है कि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत से इतर इस सीट पर दूसरे नंबर पर नोटा रहा। मतलब भाई पहले नंबर पे तो बीजेपी प्रत्याशी को वोट मिला है, लेकिन दूसरे नंबर पर नोटा को मिला, उसके बाद तक किसी कैंडिडेट को मिला। यहाँ पर जो है 2,18,674 2,18,000 मतलब लगभग 2,20,000 वोट जो है मिले नोटा को। इंदौर में असाधारण परिणाम यह था कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अब तक नोटा को इतने अधिक वोट नहीं मिले थे। पिछला नोटा रिकॉर्ड गोपालगंज बिहार का है, जो कि 2019 के इलेक्शन में हुआ था, जब 51,660 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना था। मतलब इसके पहले 2019 के इलेक्शन में बिहार में गोपालगंज एक जगह है, वहां पर नोटा को वोट पड़ा था केवल लगभग 51,000, लेकिन इंदौर में लगभग 2 लाख, लगभग नहीं पूरा एग्जैक्ट डेटा दिया गया है, 2,18,674 वोट जो है नोटा को पड़ गया था। हालांकि जीता वो बीजेपी का कैंडिडेट ही। ठीक है, सो बस आज के वीडियो में इतना ही था। जितना भी पॉइंट हमने बताया है वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए जो है आप यह वीडियो को एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या फिर पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, वीडियो लगा हो, मेरी मेहनत के लिए जो है एक एक पॉइंट आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।